हम लोगों की जो बातचीत चल रही थी वो बहुत सहज रूप से और इतिहास पे बात चल रही थी। ये तो इतिहास, बड़े इतिहासकारों ने भी कहा है कि कोई भी शख्स कितना भी इतिहास को दबाने की कोशिश करे, मिटाने की, वो मिटता नहीं है और समय समय पर वो है ना उनकी छाती पर छाए की तरह खड़ा हो जाता है इतिहास। इस बात में कोई दो मत नहीं है कि खांडेकर जी अंबेडकर और बुद्ध के विचारों को लेके ही साहित्य की रचना, अंबेडकर के मूवमेंट को देखते हैं और उसके साहित्य को भी देखते हैं और उस क्रम में जो कुछ भी विद्रोह के उद्रेक के साथ में दलित साहित्य आया वो उसका वेलकम ही कर रहे हैं, उसको नकार नहीं रहे हैं, क्योंकि उसमें भी तो शोषित, पीड़ित, दमित लोगों की ही बात आई है, गरीब तबकों की ही बात आई है। जैसे बाबूराव बागुल की मैंने जात नहीं छुपाया, या दया पवार का बलूत है, या गोपाल रेड़गांव का शमशान मशान कहानी है, यानी मुर्दे घर। तो ये जो तमाम हैं कहानियाँ आई हैं ये तो वहीं की है, या फिर आई के ऊपर में लिखी हुई कविताएं हैं, या इस तरह की तमाम और वैचारिक लेख भी जो आए हैं उससे वो नकार नहीं रहे। तब भी उनकी अपेक्षा है कि अंबेडकर के विचारों को आधार बनाकर, बुद्ध के विचारों का आधार बनाकर साहित्य की रचना कैसे विश्व स्तर पर जा सकती है, ये महत्व ज़्यादा है। तो हम चाहते हैं कि इस पे वो बहुत संक्षिप्त में, गंभीर रूप से अंबेडकर और बुद्ध के विचारों के आधार पर साहित्य की रचना के ऊपर में बात करें, या इतिहास में जो रचा गया है इस विचारों को लेकर उसका भी जिक्र करें। मेरे ख्याल से दलित साहित्य की जो निर्माण प्रक्रिया शुरू हुई उसमें मानुस माने इंसान एक अहम भूमिका निभाने वाली एक संज्ञा रही है, और उसमें केवल आर्थिक दृष्टि से ही पीड़ित लोगों का नहीं तो सामाजिक दृष्टि से ही पीड़ित लोगों का भी उसमें हमेशा विश्लेषण रहा है। उसके साथ साथ स्त्रियों का भी उसमें जिक्र आया है। हमारे दलित साहित्य के आंदोलन में उस वक्त जो भी आदिवासी लोग रहे या जो भी अन्य दलित जातियों के लोग रहे वो भी हमेशा सम्मिलित रहे हैं। उन्होंने उस प्रकार से अपने एक अलग आइडेंटिटी भी बनाने की कोशिश की है और उनका भी हमने स्वागत किया है। उनके साथ आज भी हम काम करते आ रहे हैं, फिर वो नेताजी राजगढ़कर हो, प्रभु राजगढ़कर हो, आतराम हो, या इधर बंजारा समाज के आत्माराम कनीराम राठौड़ हो, या आज के और अन्य कोई राठौड़ हो, इन सब लोगों के साथ हमेशा हम एक मिलजुल के काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है हमारे सामने। लेकिन अब ये भी बुद्ध को जिस प्रकार से पारंपरिक दृष्टि से देखा जा रहा था उस दृष्टि से भी अलग हटकर बाबा साहब ने जिस बुद्ध को हमारे सामने रखा है, एक सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल थिंकर के दृष्टि से बाबा साहब ने जिस बुद्ध को रखा है, एक कल्चरल आइडेंटिटी देने की बाबा साहब ने जो कोशिश की, जो एंटी ब्राह्मणिज्म और एंटी कैपिटलिज्म ये दृष्टि में रखते हुए बाबा साहब ने जो एक नई धारणा हमारे सामने रखी है, और इस धारणा को बुद्ध से जोड़ने के साथ एक नई हमको एक उम्मीद जगाई है, उसका भी हमने एक विश्लेषण करना आवश्यक है। और मुझको खुशी है कि एक हमारी जो पहले पीढ़ी की, जैसे बागुल हुए, दया पवार हुए, केशव मेश्राम हुए, अर्जुन डांगले हुए, या जवी पवार हुए, या इधर के बाकी जो लोग हैं उनका भी हमने वो हमारे के मार्गदर्शक तो रहे ही है, आज भी है। वो जो लोग जिंदा है उनके साथ हमारे भी आज भी वो सब कम्युनिकेशन चल रहा है। लेकिन हमको ये लगता है कि बाबा साहब ने जो एक नई धारणा, जो एक यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म पर सही माने में एक कामयाब होने वाली जो एक नई हमने सोच दी है, उस सोच के मुताबिक यदि हमारी धारणाएं हम हमारे साहित्य में, फिर वो चाहे कविता हो, चाहे कहानियाँ हो, उपन्यास हो, या हमारा ड्रामा, हमारे ड्रामा में आप देखते हैं कि जैसे प्रेमानंद गज्वी, इन्होंने मराठी ड्रामा की एक नई
निर्मित प्रक्रिया को ही जन्म दिया है। आपको ये मालूम होगा कि कीरवंत ये जो ड्रामा है उनका, वो ब्राह्मण लोगों में जो अछूतपन है, जो अस्पृश्यता है, उसके बारे में वो लिखी, जो ब्राह्मणों को भी मालूम नहीं था कि ये कीरवंत नाम का उनका एक जो समाज है, जो समाज स्मशान भूमि में मुर्दे जलाने का काम करता है, लेकिन उस मुर्दे जलाने वाले ब्राह्मण को भी ब्राह्मण यदि अछूत समझता है। ये जहाँ तक कीरवंत नाम का शब्द भी अनेक हमारे ब्राह्मण मित्रों को मालूम नहीं था। उस कीरवंत को प्रेमानंद गजवी ने सामने लाया है। घूट भर पानी लिखने वाला प्रेमानंद जब कीरवंत के प्रति कुछ अपनी उत्तरदायित्व निभाने की कोशिश करता है, तो हमारा जो एक दृष्टिकोण है, एक व्यापक भूमिका लेके हम जो सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक नई रचनाएं भी प्रस्तुत होनी चाहिए। ये हमारी एक अपनी हमेशा एक धारणा रही है, और उस प्रकार के प्रयास अब हम कम से कम महाराष्ट्र में तो भी शुरू कर रहे हैं। हमारी मुक्ति वाहिनी, हमने जो इमो नारनवरे हो, वाल्देकर हो, इवन प्रेमानंद गजवी हो, अमिताभ हो, नरेंद्र शेलार हो, बबन चाहंदे हो, इन सब नए लेखकों ने जो एक नई उम्मीद के साथ अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने की कोशिश वो आज भी कर रहे हैं, वो हमको लगता है कि ये मार्गदर्शक होने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और इसके साथ साथ ब्राह्मणिज्म और कैपिटलिज्म का विरोध करते हुए हमको केवल विरोध के तक ही सीमित नहीं रहना है, तो क्रिएटिव भूमिका लेके नए समाज के निर्माण के लिए क्या करना चाहिए, बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दी, उस कॉन्स्टिट्यूशन को किस प्रकार से कामयाब होने में और सारी शक्तियों को इकट्ठा करने में हम कैसे सहायभूत हो सके, इसकी भी हमको जानकारी रखनी चाहिए। और ये सब बातें हमारे विचारों के साथ साथ, हमारे वैचारिक लेखन के साथ साथ, हमारी अन्य रचनाओं में भी, कहानी हो, ड्रामा हो, या और बाकी जो अभी अनेक प्रकार की कला है। अब हमने संगीत में भी हम नए नए प्रयोग करने लगे हैं, शिल्पकारिता में हम नए नए प्रयोग करने, हमारे पेंटिंग में भी अब नए नए प्रयोग हो रहे। हेमंत नागदिवे हो, प्रमोद रामटेके हो, ये सब ये चित्रकार है, इन्होंने भी एक नई नई प्रतिमाओं को वहाँ रखने की कोशिश की है। संगीत में भी प्रभाकर धाकड़े हो या अभी वो सवाई हो, ये सब लोग नई नई प्रतिमाएं, नए नए स्वर, नए नए आलाप उसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब वेलकम स्टेजेस है। और हमको लगता है कि अभी ब्राह्मणिज्म के जो पारंपरिक श्रेष्ठ कलाकृतियाँ है उसके मुकाबले, जैसे कि अभी वीरेंद्र गणवेल में अश्वघोष को नई प्रेरणाओं के साथ यहाँ लाने की कोशिश की। अभी उनका ये अश्वघोष नाम का जो ड्रामा है वो अभी संस्कृत भाषा में और अंग्रेजी में भी अनुवादित हो रहा है। तो ये सब बातें हम जानबूझकर कर रहे हैं। ये समय के भी ज़रूरत है, आने वाले पीढ़ियों को मार्गदर्शन करने के लिए भी इसमें क्षमता है। और उम्मीद है कि इसमें जो एक बाबा साहब ने, जैसे बुद्ध ने एक यूनिवर्सल योगदान दिया, एक नई विचार परंपरा को उन्होंने जो जन्म दिया, उसी प्रकार बाबा साहब बुद्ध की धारणाओं को लेकर एक नए समाज की, नए विश्व की रचना के लिए जो एक विचारधारा छोड़ गए हैं, उसको कामयाबी के तौर पर लाने के लिए, और उनका जो ये था, कला केवल कला के लिए नहीं, कविता केवल कविता के लिए नहीं, तो इसमें इंसान या मानुष को उसका स्वाभिमान, उसको एक कल्चरल एक आइडेंटिटी कैसी मिले, ये मन में अपनी विचार प्रणाली में रखते हुए हमें अब सामने बढ़ने की उम्मीद है, कोशिश है, और कामयाबी का ये सही तरीका है, ऐसा हमको। खांडेकर जी का ब्लू एंड रेड न्यूज़ इंडिया से हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मैं अपने साथी राजेश मिश्राम के साथ उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और इस समय मुझे एक कविता की पंक्ति याद आती है, व्यथा के उतले फैले घरे हरे सागर में, व्यथा के उतले फैले गहरे सागर में, कई हरे भरे द्वीप अवश्य होंगे, वरना सागरिक ऐसी अकेले यात्रा कभी ना करता रहता।
शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज़ चैनल ब्लू एंड रेड न्यूज़ इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर, धन्यवाद।